सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह बेहद गंभीर मामला है, यह चिंताजनक है कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहा है। धर्म न्याय का, और सनातन धर्म बस उसी को मानता है, और दुनिया में धर्म तो बस सिर्फ सनातन है, बाकी तो पंथ है। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने वक्फ की भूमि पर कब्जा किया है। दिल्ली यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की भूमि यूपी में है, और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई उन्माद नहीं है। तो बंगाल की सरकार जिस अराजक स्थिति में है, वो समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी चाहती है कि यहां पर ऐसा कुछ हो जाए कि बंगाल को जलाया जा सके। नमस्कार, कैसे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सरकार के मिजाज ने कई संदेश दे दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के मूड को देखकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरिम आदेश जारी करने वाला था, यह कहा कि हमें कुछ दिनों का वक्त दीजिए, कम से कम हमें एक दिन का समय दीजिए, हम सरकार से इसका पक्ष जानेंगे। तय सी बात है, इस मामले में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इतने गंभीर मामले में जरूर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ देर रात मिले होंगे। पिछले 48 घंटे में जो सरकार का रुख रहा है, वो ये समझने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हाल में कुछ हुआ है, देश में जो हालात हैं, उसे देखकर भारत सरकार एक बड़ी एक्शन के मूड में है। सुप्रीम कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही, उसने सुप्रीम कोर्ट के उस हाथ को बांधा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप बड़े बड़े वकीलों के दबाव में आकर के आप संसद के उस संघर्षपूर्ण फैसले को कुचल देना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, यह चिंताजनक है कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस मूड को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने खुद कहा कि हम अगले 5 दिनों तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं करने जा रहे। ऐसे भी सरकार ने कहा कि जब तक टेन्योर चल रहा है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का, तब तक किसी भी ढंग का कोई बदलाव नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल ने खुद इस बात को, कोर्ट के ईगो को शांत करने के लिए, स्ट्रेटेजी को समझिएगा, इस बात पर उत्पात मचेगा, कोर्ट के ईगो को शांत करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि हम कोई नियुक्ति अगले 5 दिन नहीं करने जा रहे। सर्वे का काम जारी है, वक्फ वाई यूजर में भी अभी किसी भी ढंग का बदलाव हम नहीं कर रहे, क्योंकि डीएम अभी ये प्रक्रिया के तहत चलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट के बाहर असाउद्दीन ओवैसी के भोकचैया जैसा मुंह जो है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या कुछ हो गया। आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर असाउद्दीन ओवैसी के बाइट को जरूर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 5 तारीख की अगली तारीख दी है। मतलब सरकार ने जो कानून संसद से पास कराया है, उस कानून की प्रक्रिया चलेगी। सिर्फ इसमें जो वक्फ बोर्ड में जो नियुक्ति है, उस प्रक्रिया पर अभी फिलहाल रोक है। सरकार ने इस पर ऑलरेडी रोक लगाया हुआ है। लेकिन आज जो बात भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कही है, वो बताता है कि सरकार का मिजाज क्या है, और हाल के दिनों में जो तेवर दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि साफ दिख रहा है, सरकार वक्फ पर संसद की सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। अब इसमें 5 मई को अगली सुनवाई होगी, उसके बाद डे टू डे हियरिंग की बात हो रही है। संजीव खन्ना 11 तारीख को उनका आखिरी कार्यकाल है, 13 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चिंता की बात है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं आप। हालात बहुत खराब हैं, यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। हालात बहुत खराब हैं, गांव के गांव वक्फ की जमीन हो चुकी हुई है। माय लॉर्ड, इसकी गंभीरता को समझिए
कि गांव के गांव इस देश में वक्फ की जमीन हो गई है, हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके इस कानून को लेकर के आए हैं, इसे यूं ही ध्वस्त मत कीजिए। सॉलिसिटर जनरल ने एक तरह से चेतावनी दी कि हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, हमने जेपीसी गठित किया और जेपीसी की लंबी जिरह हुई, हमने 1 करोड़ लोगों की से राय लिया है। इसीलिए 1 करोड़ लोगों की राय लेने के बाद, जेपीसी बैठने के बाद, संसद की एक मैराथन जिरह के बाद यह फैसला हुआ है। और आप 2-3 जज मिल करके इस फैसले को रौंदिए मत। ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत खतरनाक होगा। अंतरिम आदेश, अंतरिम रोक लगाना, आप कुछ प्रोविजन को पढ़ें और रोक लगा दें, यह ठीक नहीं है। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी सॉलिसिटर जनरल ने दिया। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, ये सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाँ मैं जिम्मेदार जनता के प्रति। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को साफ संदेश भारत सरकार का दे दिया गया है सॉलिसिटर जनरल को, जनता के प्रति जिम्मेदार हम हैं, आप जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सफाई दिया कि हम चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में कोई बाधा ना आए, वक्फ काउंसिल अभी कोई नियुक्ति ना करे, हम ऐसा चाहते हैं। इस पर सहमति सॉलिसिटर जनरल ने दे दी है। ईगो शांत हो गया। मैं लगातार जिस बात को कह रहा हूं उसे समझिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के एक तरह के इंटरिम फैसले के बाद जो कैमरे के सामने कुछ वकील आए जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में, जो सरकार के पक्ष में, सरकार के फैसले के पक्ष में, संसद के फैसले के पक्ष में जो वकील आए, वो उनके बयान आपको सुनने चाहिए। और जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो कैमरे के सामने कहा है वो कुछ देर बाद उपलब्ध हो जाएगा, उसे सुनिएगा। असदुद्दीन ओवैसी के मिजाज से लग रहा है कि उसकी फट गई, उसका एजेंडा गोल हो गया। मतलब ये सब जो वक्त के नाम पर लुटेरे हैं, इन सब के दुर्दिन आने वाले। ये अलग बात है कि ये एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। मैं लगातार कहता हूं कि मंच से बोलना और उस पर अमल करना अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलर दिखने के लिए एक नकाब संभवतः दिखाया है और मंच से अभी बोला है। इस फैसले का इंतजार अभी हमें करना है। सीजीआई ने कह दिया कि हमारा कोई धर्म नहीं होता जब हम यहां बैठते हैं। माय लॉर्ड, धर्म तो आपका होना चाहिए, धर्म न्याय का, और सनातन धर्म बस उसी को मानता है। और दुनिया में धर्म तो बस सिर्फ सनातन है, बाकी तो पंथ है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से लगता है कि सेकुलरिज्म का नशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आने वाले समय में यह 73 लोगों की जो फौज है याचिकाकर्ताओं की, वो नहीं रहेगी, 5 याचिकाकर्ता रहेंगे। मतलब कोर्ट फिक्सरों को, बड़े बड़े धन्ना सेठ वकीलों को लग गया कि भाई यदि 73 लोग रहेंगे तो हमारी क्या अहमियत रहेगी। तो अगली तारीख में 5 वो महंगे वकील होंगे जो वक्त से मोटी कमाई लेंगे। तो मैं कहता हूं कि इन वकीलों की, असद और अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि सब के सब हिंदू वकील हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, कुछ इस तरह के हिंदू वकील करोड़पति हो जाएंगे अमानतुल्लाह खानों, असदुद्दीन ओवैसियों के पैसों से। लेकिन होगा वही जो होना है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब मैं क्यों कर रहा हूं लगातार कि मंच से बोलना और उस पर अमल करना दो अलग अलग चीजें हैं। मंच से ज्ञान दे दी जाती है, आज ज्ञान दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार के वकील ने समझा दिया कि देश के हालात अलग हैं, इस हालात को आप समझिए। इस देश को बर्बाद किया जा रहा है वक्त के नाम पे, और गांव के गांव वक्त की हो गई है। ये बात जब आज सॉलिसिटर जनरल कल भी कह सकते थे, आज ये कहा, इसका मतलब है कि सरकार का मिजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। अब सरकार का मिजाज क्या है जरा देखिए। फिर पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ है, कैबिनेट कोर ग्रुप की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई, और उसमें जो सीनियर मोस्ट मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के, वो होते हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये इन सबके साथ वित्त मंत्री, ये 5 मंत्री होते हैं। इससे पहले जेपी नड्डा के घर पे
मोदी सरकार के बीजेपी के तमाम मंत्रियों की बैठक हो चुकी, उसमें माना जाता है एनडीए की बैठक हुई, उसके बाद कैबिनेट कोर ग्रुप की बैठक हुई। लोग अनुमान लगा रहे थे कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जब भी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई है। इतने 11 साल में मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार हुआ, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा, हो जाना होगा, अभी वो समय में नहीं है। प्रधानमंत्री को कश्मीर दौरा पर जाना था शनिवार को, परसों वो दौरा रद्द हो गया, इसकी भी कोई घोषणा नहीं की गई है। दरअसल कश्मीर से कुछ रिपोर्टर्स ने ये अपने टेलीविजन चैनलों को ये जानकारी दी कि कश्मीर में इंटरनल सोर्स बता रहे कि प्रधानमंत्री की जो शनिवार की यात्रा है वो दिखाई नहीं दे रही है, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि घोषणा थी कि प्रधानमंत्री शनिवार को कश्मीर जा रहे हैं। लेकिन हालात देखते हुए प्रधानमंत्री की यात्रा मानी जा रही कश्मीर वाली कैंसिल कर दी गई है। ये कश्मीरी सोर्स बता रहे हैं अपने अपने टेलीविजन चैनलों को। पुख्ता नहीं हो रहा कि कश्मीर प्रधानमंत्री जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब सवाल ये, कश्मीर यात्रा क्यों रद्द हुई? दरअसल जब से जस्टिस पारदीवाला ने भारत के राष्ट्रपति पर टिप्पणी की है, सरकार के कान खड़े हो गए हैं कि क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट अराजक तत्वों के हिसाब से चलेगा? इस देश की सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो क्या जस्टिस पारदीवाला के 2 सदस्यीय बेंच ने संसद की तरह कानून बना दिया कि भारत के राष्ट्रपति उनका घरेलू नौकर है और वो जो आदेश जारी करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को धरती पर कोई भी व्यक्ति आदेश नहीं दे सकता। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम है और संप्रभु है। धरती का कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। तो फिर जस्टिस पारदीवाला ने किस हैसियत से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को आदेश दिया? यह मोदी सरकार को चुभ गया है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संसद के अंदर भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि आप जान ही रहे हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, अदालतों में क्या चल रहा है। तो क्या इस देश की अदालत लक्ष्मण रेखा पूरी तरह से लांघ रही है? सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब कुछ परिप्रेक्ष्यों को यदि आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट में बिल है, जो मामला पेंडिंग है, उस पर अंतिम आदेश आने तक कोई बड़ा होना है, कुछ बड़ा होना है, कुछ बड़ा होना है। अब इस मामले में आज यदि सरकार, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे देता कोई तो, या फिर स्टे पूरी तरह से लगा देता तो आनंद फानन में कुछ चीजें होनी थी। लेकिन अगले 5 दिनों तक इस पूरे मामले पर यथास्थिति है, ऐसा सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। इसका मतलब है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे, कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश ना दे दे, इसलिए सरकार ने अपना पक्ष रख दिया कि हम ऐसा अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से चेतावनी भी दे दी कि गांव के गांव वक्फ हो गए हैं, इस पूरे मामले की गंभीरता को आप समझिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा और हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। इस देश में यदि कुछ भी अराजक स्थिति हो जाएगी तो आप इसके लिए जिम्मेदार हो। अब इस बात को जरा पॉइंट टू पॉइंट समझिए। दरअसल संसद में जब वक्फ एक्ट पास किया गया तो बंगाल की सरकार ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते, ये संविधान की अवहेलना है, कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कह सकता। इस पूरे देश भर में कहीं पर भी हिंसा नहीं हुआ वक्फ को लेकर के। दिल्ली में सबसे ज्यादा वक्फ की लूट की भूमि है। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने वक्फ की भूमि पर कब्जा किया है। दिल्ली यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की भूमि यूपी में है और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई उन्माद नहीं हुआ। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां इतने दंगाई हैं, हमेशा हिंसा होता है, जहां दाऊद का इतना बड़ा प्रभाव है, उस जगह पे कोई हिंसा नहीं हुआ। केरल जैसे राज्यों में कोई हिंसा नहीं हुआ जहां वामपंथियों का गढ़ है। तमिलनाडु में कोई हिंसा नहीं हुआ जहां एक तरह से हिंदू विरोधी सरकार है। लेकिन सिर्फ बंगाल में हिंसा हुआ। बंगाल में इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है
कि हम क्या कर सकते हैं। जब बंगाल की सरकार ने यह कह दिया कि हम कानून नहीं मानते हैं, उसके बाद भी बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार होना, उनकी संपत्ति जलाना, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटना, ये तमाम चीजें बताती है कि बंगाल में अराजक स्थिति है। और देश भर में एक प्रेशर बन रहा है भारत सरकार पर कि बंगाल पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। 356 ऐसा नहीं है कि लागू नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया, नेहरू ने किया, राजीव गांधी ने किया। इसलिए कांग्रेस के पास तो इसे बोलने का मुंह नहीं है। लेकिन बोमोई मामले के बाद 1996 के बाद राष्ट्रपति शासन की संख्या कम हुई है, लेकिन बंगाल की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन के लायक बन चुकी हुई है। ममता बनर्जी को यह लग गया कि जिन मौलानाओं को हमने उकसाया था हिंसा करने के लिए, उन मौलानाओं ने कुछ ज्यादा कर दिया, इसीलिए मौलानाओं को धमकाया। हमने कल विश्लेषण किया था, बताया था आपको कि कहा था कि यदि ज्यादा नरसंहार करोगे, थोड़ा कम हिंदुओं को मारो, ज्यादा मारोगे तो मोबिलाइज वोट जो है वो हिंदू वोट एकीकृत हो जाएगा। मौलानाओं के पास जाकर के ममता ने कहा कि यदि ज्यादा करोगे तो हिंदू एक हो जाएगा और उसके बाद यहां पर सरकार आ जाएगी जैसे दिल्ली में बदल गई। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को हिंदू वोटों की वहां कोई चिंता नहीं है। कुछ जाति विशेष हैं बंगाल में जिनको नशा है ममता बनर्जी का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पर भी कमाल की बात मैं देख रहा हूं कि वक्फ में खुलेआम लूटा जा रहा है, लेकिन सेकुलर मिजाज के, जो एंटी इंडिया मिजाज के लोग हैं, उन्हें इस वक्त अमेंडमेंट बिल में अच्छाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो बंगाल के जो हालात हैं उससे साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी बड़ा खेल करने वाली है। बंगाल के हालात तब और ज्यादा खराब हो जाएंगे यदि 2026 में ममता बनर्जी रिपीट कर गई। ममता बनर्जी ने उत्पात करना तब से शुरू कर दिया है 2021 के बाद। 2021 में जब वो जीत करके आई तब से बंगाल को और जलाना शुरू कर दिया। उससे पहले ममता ऐसी राक्षसी चेहरे में नहीं थी। ममता तो राक्षसी चेहरे से लड़ करके आई है, वामपंथियों से लड़ करके आई है। तो क्या सरकार इस बात को समझ रही है कि 2026 में यदि ममता बनर्जी फिर से जीत कर आ गई तो क्या होगा? ममता यदि फिर से दोबारा जीत करके आ गई तो बंगाल भारत से अलग हो सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि ममता के जहरीले बयान को आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि बीएसएफ ने बॉर्डर खोल दिया था, इससे बांग्लादेशी यहां आए, उत्पात करके चले गए। मतलब ममता बनर्जी ये मानती है कि दंगाई जो थे वो आकर के चले गए। अब यदि सरकार किसी पर कार्रवाई करती है तो यहां के मौलाना हैं और बंगला और टीएमसी के वोटर्स हैं। इसलिए बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी बड़ी धूर्तता से, बड़ी नीचता से कह दिया कि बीएसएफ ने लोगों को घुसाया, बांग्लादेशियों को, और उनने उत्पात मचाया और चले गए। मतलब ममता बनर्जी पॉलिटिक्स करते करते इस कदर गिर गई है कि वो बीएसएफ और आर्मी को भी पर भी आरोप लगा रही है, जैसे केजरीवाल ने किया था। कह दिया था कि सेना के लोग जो है रेप कर रहे हैं, जैसे कन्हैया कुमार ने कहा। ममता बनर्जी इस स्तर तक चली गई है। ये भयावह स्थिति है। तो क्या बंगाल को लेकर के भारत सरकार बहुत गंभीर है? क्या बंगाल में कुछ बड़ा होना है? क्या सरकार को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कल गिरफ्त कर दिया? कि मैं क्यों कहता हूं कि मन से बड़ी बड़ी बातें करना और उस पर अमल करना दो अलग अलग चीज है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्ञान दिया बंगाल पर, हिंसा हो रही है, हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ठेंगा कुछ नहीं किया। ज्ञान दिया, किया कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ज्ञान देने का मंच बन गया है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी बात कर सकता है, एक्शन कुछ नहीं ले सकता। और इस सरकार को इस बात की समझ आ गई। कल बंगाल पे कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि हिंसा का कोई जगह नहीं है, हम हिंसा नहीं होने देंगे, हम इस पर कल कोई एक्शन लेंगे। कुछ एक्शन लिया? कोई स्वतः संज्ञान लिया? इसका मतलब साफ समझिए कि कोर्ट फिक्सरों का प्रभाव कितना ज्यादा है, जो लाखों लाख फीस लेकर के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पर हिंसा पर, तब आप जब कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस खेल को समझिए। बंगाल हिंसा पर इतना ज्ञान देने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी कुछ एक टिप्पणी आज नहीं की बंगाल पर।
कि बंगाल में नहीं होना चाहिए, हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, या बंगाल के मुख्यमंत्री को, बंगाल सरकार के सेक्रेटरी को जो है हम कोर्ट में तलब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यही खेल है। इसका मतलब यह है कि सरकार, भारत सरकार जान रही है कि सुप्रीम कोर्ट में खेल क्या हो रहा है, कौन सी भाषा यूज किया जाए, ये बकलोली का बात बनाने का जो खेल चल रहा है। तो बंगाल की सरकार जिस अराजक स्थिति में है, वो समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी चाहती है कि यहां पर ऐसा कुछ हो जाए कि बंगाल को जलाया जा सके, बंगाल में कुछ उत्पात हो। लेकिन ममता घबरा रही है, यदि इसमें उसका मामला फंस जाएगा तो हिंदू वोट एक हो जाएगा और फिर सरकार यहां किसी और की आ जाएगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने मौलानाओं को डराया। बंगाल के भयावह हालात को देख करके नजर भारत सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट के रवैये को लेकर के भारत सरकार की नजर है कि भारत सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को हमारा आदेश मानना पड़ेगा। यह मामला यथास्थिति अभी बनी हुई है। और दूसरा वक्फ का मामला है। इन वक्फ के मामले पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतरिम आदेश पास कर दिया होता तो हालात और बुरे और बदतर हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़बोलापन तो दिखा दिया, वो हिम्मत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखाया। इसलिए लग रहा है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट कोर ग्रुप की, पहले मोदी सरकार के मंत्रियों की बैठक, फिर कैबिनेट कोर ग्रुप की बैठक, उसके बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि हमें एक दिन का समय दीजिए, हम सरकार से बात करते हैं। और सरकार से बात करके जब सॉलिसिटर जनरल आए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही बात हुई होगी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता का, भारत के सॉलिसिटर जनरल का रुख था, उससे साफ लग गया कि सरकार ने कठोर संकेत सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं कि इस पर यदि, इस बिल पर, इस कानून पर यदि आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने साफ कर दिया कि हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं, और गांव का गांव वक्त का हो गया है। ऐसे में आप कुछ भी ऐसा फैसला मत कीजिए जो देश में अराजक स्थिति ला दे। ये भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने अपने सरकार के मुखिया से बात करने के बाद तय किया है। सॉलिसिटर जनरल ने खुद कुछ चीजों पे रोक की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया। इसका मतलब साफ है कि इस मामले पर फैसला क्या होना। और मैं जैसे लगातार कह रहा हूं कि 11 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा संसद से पास किसी भी कानून पर रोक नहीं लगाया है, तो इस पर रोक लगाना भी असंभव है। लेकिन यदि तुष्टीकरण को खुश करने के लिए खेल किया गया तो उल्टा दांव पड़ेगा। हो सकता है कि जुडिशियल रिफॉर्म बिल संसद से पास कराया जाए, इसकी संभावना अब ज्यादा दिखाई दे रही है। इसकी संभावना है कि सरकार एक बड़ी तैयारी के लिए है, और ये मोदी का 3rd टर्म है। मोदी का 3रा टर्म कायदे से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का आखिरी टर्म है, और प्रधानमंत्री ने कई बार संकेत ये साफ दिया है कि उनका 3रा टर्म ज्यादा तीखा होगा। मोदी यदि इतिहास में याद किए जाएंगे तो अपने इसी 3रे टर्म को लेकर याद किए जाएंगे। तो तय सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ ऐसा बड़ा फैसला जरूर लेंगे जिसके लिए इतिहास याद करे। और जिस तरह से उनका डिटर्मिनेशन है, वो कहते हैं कि 24 घंटा मैं राजनीति करता हूं, उसमें छकाना किसी सुप्रीम कोर्ट के बस की भी बात नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार पूरी तैयारी के साथ लाई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर संसद में जिरह के दौरान भी अमित शाह कह चुके हैं कि अदालत जाना, जिसे विरोध करना है, जिसे लगता है कि इस कानून में कुछ भी नहीं है, वो अदालत जाए। अमित शाह के गृह मंत्री अमित शाह के संसद के उस बयान को याद कीजिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पे अमित शाह ने कहा था कि जिस किसी को भी इस कानून में कमी लगती है वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से ये चीजें लेकर के आए। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ संसद द्वारा पास कानून को की समीक्षा का अधिकार है, उस पूरे कानून को बदल देने का नहीं। उसमें कुछ ऐसे बदलाव के लिए समीक्षा करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट वही कर सकता है। इसका मतलब है कि अमित शाह जिस डिटर्मिनेशन के साथ संसद में कह रहे थे कि जिसे जाना है सुप्रीम कोर्ट जाओ, सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जाए, मगर सरकार ये जानती है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खेल किया तो क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, कुछ बड़ा होना है। सरकार के मिजाज से लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होना है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया रत्ती भर भी लक्ष्मण रेखा लांघी तो बड़ा हो। देश को इस तरह की चीजों का इंतजार है, लेकिन सरकार भी इसके लिए जनता के मिजाज को जानना चाहती है और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने संसद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, आप नहीं। आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो अराजक स्थिति हो गई। आपको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी तपस्या के साथ ये बिल लाया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा है कि लंबी मैराथन जेपीसी की बैठक हुई है, 1 करोड़ लोगों की सहमति आई है, संसद के दोनों सत्रों में लंबी जिरह हुई है, उसे 2 जज मिलकर के खेल खत्म मत कीजिए, ये खतरनाक होगा। ये बताता है कि संसद, सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर सरकार का मिजाज क्या है। सरकार बड़ी सख्ती के साथ तीखे मिजाज में है। वो किसान खालिस्तानी किसान गुंडे वाले मिजाज को झेलने वाले मूड में नहीं है। अब की बार सरकार एक बड़े मूड में है। बस मैं यही कहूंगा कि कोर्ट फिक्सरों के कुछ वकीलों की मोटी कमाई हो जाएगी, कुछ और बोरियां किसी मिलॉट के घर के पास मिल जाएगी, लेकिन उन बोरियों का मिलना भी सामान्य नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होना है। मिलॉट को भी अपनी ज्ञान देने के बदले अंदर झांकना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि उन बोरियों के पैसे कहां गए, वो क्यों जलाए गए थे। तो पंच परमेश्वर बने मिलॉट जो बड़ा बड़ा ज्ञान दिए हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस पर भी नकेल कसने की तैयारी में है। पूरा धैर्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचानी है। कुछ 8-10 वकीलों के चंगुल में फंस करके कुछ भारत विरोधी फैसले होने हैं, होकर के अपनी साख समाप्त करना है, या जनहित में फैसले होने हैं। कुछ माफियाओं के लिए को खुश करने वाले फैसले होने हैं, या देश समाज के हित में फैसले होने हैं, जिसकी ओर सॉलिसिटर जनरल ने इशारा कर दिया कि आपको कुछ भी ऐसा फैसला नहीं करना है जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ हो। इन तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से देश देख रहा है, सरकार के मिजाज को। इसीलिए कह रहा हूं, धीरज रखिए, देश में कुछ बड़ा होने वाला है। अपने सरकार पर भरोसा रखिए, उस पर जिसने कोई भी ऐसा फैसला जन आकांक्षाओं के खिलाफ नहीं किया है। अब लक्ष्मण रेखा जो भी लांघेगा उसका हश्र क्या होगा, कि आने वाले कुछ दिनों में आपको जरूर दिखेगा। ठीक है भैया, जय श्री राम। ये लूमर क्यों नाच रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश दिया ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओवैसी का बाइट सुनिएगा, ओवैसी का चेहरा जो भगचोनर बना हुआ है वो देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओवैसी एक काबिल लॉयर है। कहते हैं ना, दुश्मन भी काबिल होना चाहिए, गधे नहीं होने चाहिए। ओवैसी निश्चित रूप से पढ़ा लिखा है, शातिर है, धूर्त है। ओवैसी को समझ में आ गया, अमानतुल्लाह खान को समझ में नहीं आया। इसीलिए ओवैसी और अमानतुल्लाह खान जैसे मूर्ख 2 मुसलमानों में फर्क समझिएगा। एक शातिर तेज तर्रार और एक मूर्ख मुसलमान। वो अमानतुल्लाह खान पॉलिटिकल बयान दे गया, ओवैसी को सब समझ में आ गया कि खेल क्या हो गया है। इस वक्त अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाचने वालों को ओवैसी का चेहरा देखना चाहिए, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होना है और सरकार का मूड क्या है। इस विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद।